नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोड टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। जहां पर आज क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4th हम आज आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है एयर यानी कि हवा। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हवा का हमारी ज़िंदगी में कितना मुख्य योगदान है और बहुत ही महत्व है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, यानी सभी फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही प्रकार की जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। उन्हीं से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जितने भी हमारे यहाँ पर जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं, सभी को अपनी जीवन के लिए एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। यानी एटमॉस्फेयर हमें बचा कर रखता है। सबसे पहली बात तो हमें जीवन देता है, साथ ही में हम जो ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो बिकॉज ऑफ, आप किस वजह से कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ एयर। और साथ ही में आज जो एटमॉस्फेयर है वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं, सन से आती हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेग्ड लाइक बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। यानी अगर हमारे लिए ये एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हम रात में एक बर्फ़ की तरह जम जाएंगे और सुबह एक कह सकते हैं ब्रेड की तरह बन जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिलायबल। ये हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर का ही बैलेंस है, जिससे कि आज हम अर्थ पर रह पा रहे हैं। साथ ही में यहाँ नीचे दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर बना किस तरीके से है। तो हम कह सकते हैं कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये बच्ची जिसके हाथ में ये एक तरीके से जो सर्कल लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कितना परसेंट कौन सा ऑक्सीजन या कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ 21% ऑक्सीजन होती है, 78% सबसे ज़्यादा जिसका हिस्सा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहती है। आर्गन 0.93% होती है, जो कि आप देखते होंगे कि जो आपके बल्ब वगैरह में जो फिल रहती है। ऑल अदर और काफ़ी गैसेस भी होती हैं जिनसे हमारा मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पूरा हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सभी और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये एक लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ज़्यादातर अमाउंट हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही कंपोज्ड होता है। चलिए, यहाँ बताया हुआ है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। यानी आप जानते भी होंगे कि नाइट्रोजन का यूज़ हमारे प्लांट्स करते हैं जब हम वो क्रॉप ग्रोइंग करते हैं किसी भी खेत के अंदर। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा मात्रा में किसके बाद? नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एक एयरी गैस है, जिससे हम ब्रीथिंग आसानी से कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण, या आप कह सकते हैं जो एक प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन्ड इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। इफ़ वी कट ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। आप जानते भी होंगे आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमारा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिसबैलेंस होने लगा है आपके एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड इज द अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। रात में आप जानते भी होंगे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिलीज होती है। साथ में ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। यानी जो हमारे प्लांट्स हैं वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जितनी कि हमारे द्वारा या ह्यूमंस द्वारा या एनिमल्स द्वारा बाहर निकाली जाती है, और उसका यूज़ करके प्लांट्स अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं और उतना ऑक्सीजन निकालते हैं जितना कि हम लोगों को ज़रूरत होती है।
साथ ही में बताया कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल, देन they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increasing volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. हमारे अर्थ का जो वेदर है और क्लाइमेट है वो ज़्यादा कोल्ड और कह सकते हैं डिसबैलेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सीमित नहीं कर पाएंगे तो हमें काफ़ी ही दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी। यहाँ बताया भी हुआ है, देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं कि वार्निंग दी हुई हैं, काफ़ी ग्लोबल सनस्क्रीन लाइक ट्रेंड वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरीके से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या है वो फैल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही यहाँ बताया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है क्या, आखिरकार हमारा एटमॉस्फेयर कैसा दिखता है, कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या स्फीयर्स होती हैं, इसको आज हम समझते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि लेयर्स कौन कौन सी हैं और कितने कितने डिस्टेंस पर ये लेयर्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये सभी स्फेयर्स होते हैं जो कि 5 हैं गिनती में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जहां दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अर्थ से 13 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जितनी भी हवाएं या जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो आपको इस ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगी। ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हिलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यानी 13 किलोमीटर के दायरे में हमारी धरती से लेकर और ऊपर 13 किलोमीटर के पीरियड में या एरिया में आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगी, जिसमें सभी तरह के फिनोमेना होते हैं, रेनफॉल वगैरह सारी चीज़ें, मौसम पूरा इसी के अंदर रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। ये 50 किलोमीटर के दायरे में होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं होता। एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमेना, कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी कह सकते हैं आप स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यहाँ ओजोन गैस आपको मिलेगी। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और हम उसमें समझते हैं कि वो किस तरीके से हमें सन रेज से बचाती है। मीजोस्फेयर, इसके बाद आती है मीजोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ट्रोपोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी में लाया करता है। देन आफ्टर अगर हम ऊपर जाते हैं तो एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं जहाँ ओजोन भी वहीं है। साथ ही में देखिए मीजोस्फेयर उससे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पर थर्मोस्फेयर होती है और फिर देन सबसे लास्ट होती है एक्सोस्फेयर। आ जाइए, मीजोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मीट्रियोइड्स बर्न इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जैसे ही कोई मीट्रियोइड एस्टेरॉइड इसके अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद हमारे अर्थ में अंदर आता है तो वो 80 किलोमीटर की इस दायरे में फैली हुई मीजोस्फेयर में ही जलकर भस्म हो जाता है, या कह सकते हैं आप बर्न हो जाता है, उसमें फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। थर्मोस्फेयर क्या है? तो इन दी थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे ही आप इतने ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर आपका बढ़ने लगेगा। लेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसी लेयर का एक पार्ट है आयनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन, ये कितने के एरिया में एक्सटेंड होती है? तो ये 80 to 400 किलोमीटर्स में रहती है। दिस लेयर हेल्प इन दी रेडियो ट्रांसमिशन। ये आपको रेडियो ट्रांसमिशन में काम करेगी और रेडियो वेव्स ट्रांसमिट्स होती हैं अर्थ से और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अर्थ पर आती हैं इसी लेयर्स के कारण। एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। सबसे लास्ट हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ज़्यादातर जो कह सकते हैं आपकी गैसेज हैं यहाँ पर फ्लोट करती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट कैसा रहता है? व्हाट इज़ अ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम क्या है उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इट इज़ गोइंग टू रेनी टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट विल बी ब्राइट एंड सनी टुडे, हो सकता है आज दिन साफ हो और सनी हो। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम एग्जिस्ट क्रिकेट फैन स्पेकुलेटिंग द फैट ऑफ अ वन डे मैच। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो मैच की जो कमेंट्री करते हैं उनके अंदर वो बताते हैं कि आज बारिश होगी या आज ऐसा होगा।
तो इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के बदलने की प्रक्रिया, पर मिनट, आवर टू आवर, पर डे टू डे, उसी को हम बोलते हैं वेदर। अ हॉट और ह्यूमाइड वेदर may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. या आप कह सकते हैं कि ये गर्म और बहुत ही ह्यूमाइड टेम्परेचर होगा तो आप बहुत ही इरिटेबल महसूस करेंगे, आप घर में रहना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं अगर प्लीजेंट और ब्रीजी मौसम होगा तो आप बाहर घूमने का मौसम बनाएंगे या बाहर घूमना चाहेंगे। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। और जब यही वेदर काफ़ी समय तक मौजूद रहता है, मतलब महीने हफ्ते, बदलता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वही क्लाइमेट है वहाँ का। क्या है? क्लाइमेट है। टेम्परेचर, तो बेटा आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि तापमान, जो किस में नापा जाता है, वो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जो हम पर डे फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। हवा में ठंडक और गर्मी दोनों चीज़ें महसूस होती हैं और उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने पर भी बदलता है। समर आर हॉटर देन विंटर। आप जानते हैं कि समर में ज़्यादा हॉटर होते हैं विंटर के अकॉर्डिंग। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन और इंसोलेशन। In the incoming solar energy interrupted by the earth, the amount of insolation decrease from the equator towards the pole. Therefore, तो यहीं पर हम अभी बता रहे थे आपको, तो ये देखिए बोल रहा है कि और यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, क्या आप जानते हैं the standard unit of measuring temperature is degree Celsius and it was invented by the Andreas Celsius on the Celsius scale, and water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है और 0 पर जम जाता है। और सेल्सियस जो नाम था वो किसके थ्रू मिला है हमें? एंड्रिस सेल्सियस, जिनका सरनेम सेल्सियस था, तो उन्हीं का नाम पर हम सेल्सियस, केल्विन और ये नामते हैं। टेम्परेचर डिग्रीज इन द सेम मैनर, इसी तरीके से टेम्परेचर कम होता चला जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो? क्या आप जानते हैं कि जो आज पोल्स हैं, जैसे हमारा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये बर्फ से ही क्यों ढके रहते हैं? इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज हो जाता है या हाई हो जाता है, then it would become too warm for some crops to grow. इसके कारण से कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे और वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो सिटीज़ में टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है विलेज के अकॉर्डिंग। एंड द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एंड द एसफेल्ट ऑफ द रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। हम जानते भी हैं कि बहुत ज़्यादातर आप देखते होंगे कि कॉन्क्रीट वगैरह है बहुत गर्म हो जाता है जब गर्मियाँ पड़ती हैं, तो दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये हीट रिलीज होती है नाइट में। Also, the crowded high-rise building of the city trap the warm air and thus rise the temperature of the city. और इस कारण से आपने देखा होगा जहाँ भीड़ वाला इलाका होता है उस जगह बहुत गर्मी रहती है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है उस जगह। अब एयर प्रेशर की बात कर लेते हैं। ये जो एयर प्रेशर दिया हुआ है आपको, इसके बारे में जानते हैं कि जो हवा में दबाव कैसे बनता है, दाब। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our body. हमारी बॉडी पर जो एयर है वो काफ़ी प्रेशर लगाती है। However, we don't even feel it. लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता। This is because the air press us from all direction, क्योंकि एयर हमें सभी डायरेक्शन से प्रेस करती है। And our body exerts a counter pressure. हमारी बॉडी क्या लगाती है वहाँ पर? काउंटर प्रेशर लगाती है बेटा, ये काउंटर प्रेशर है, ठीक है। A pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे जैसे आपने देखा होगा जब हम ऊपर जाते हैं या हाइट पर जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो धीरे धीरे फॉल्स रैपिडली, कम होने लगता है। The air pressure is highest at sea level and decreases with height. और ये डिक्रीज भी होने लगता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In the areas where temperature is high and air get heated and rises, this creates a low pressure area. जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका जो ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, जहाँ एयर बहुत गर्म होगी, वहाँ पर आप कह सकते हो कि लो प्रेशर एरिया कहते हैं उसे। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जहाँ पर मौसम चिपचिपा रहेगा और स्काई जो है क्लाउडी रहेंगे, बादल बने रहेंगे।
इन द एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कूल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and skinny sky. The air always move from high pressure areas to the low pressure areas. ये आप देख ही पा रहे हैं. अब बात करते हैं विंड के लिए. ठीक है, विंड यानी कि तेज हवाएं. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. यानी जो हवा का एक मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ. ठीक है, you can see wind at work. It is blowy dry leaves down the pavement or uproots tree during a storm. आप देखते भी होंगे कि किस तरीके से तेजी से जो स्टॉर्म आता है या तूफान आता है उसमें जो ड्राई लीव्स हैं वो किस तरीके से जाती हैं. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At time wind can so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it in not easy to hold an umbrella on a windy day. आप देख भी पाते हैं कि जो विंडी डे होता है यानी कि जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो आप अम्ब्रेला को भी नहीं पकड़ पाते हैं ठीक से. थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड. आप उस समय का एग्जाम्पल लीजिए जब आप काफ़ी तेज हवाएं महसूस कर चुके होंगे. ये देखिए पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है किस तरीके से हमारे अर्थ में जो है एयर का प्रेशर या एयर की मूवमेंट रहती है. प्रॉब्लम फॉर यू, विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स: परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड. पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ देखिए ये जो पूरा टोटल दिया है ये हाई प्रेशर एरिया है जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है और ये भी आपका हाई प्रेशर एरिया होता है जहाँ 90 डिग्री साउथ दे रखा है. ये हमारे नॉर्थन ट्रेड विंड्स दे रखी हैं और ये पूरा फ्लो दे रखा है. हमारे जो एरो जो रेड एरोज हैं ये बता रहे हैं किस तरीके से एयर फ्लो होती हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट विंड को देख लेते हैं. द ट्रेड विंड्स वेस्टलीज एंड द ईस्टलाइज यानी कि वेस्ट साइड से ईस्ट साइड चलने वाली आर द परमानेंट विंड्स. ये परमानेंट विंड्स होती हैं. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसी डायरेक्शन में ये पर्टिकुलरली मूव करती रहती हैं. अब बात करते हैं हम सीजनल विंड्स की. तो दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डायरेक्शन सीजन फ्रॉम द एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया. जब मानसून आता है तो ये अपना चेंज करती रहती हैं. ठीक है बेटा. लोकल विंड्स की बात करें तो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और द ईयर इन द स्मॉल एरियाज. यानी कहीं आपको छोटे मोटे एरियाज में ये कभी कभी दिखती रहेंगी उसके टेम्परेचर के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज. डू यू रिकॉल दी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इट इज टू कॉल्ड लू. आप देखते भी होंगे गर्मियों के मौसम में जो लू वगैरह चलती हैं उनके बारे में इसने बताया हुआ है और यहाँ पूरा फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है किस तरीके से जो हमारा एयर है वो चलती रहती हैं. यह साइक्लोन के बारे में बताया जो नेचर्स फ्यूरी है. ये उड़ीसा का एक साइक्लोन आया था जो कि आपका ऑन 17 to 18 अक्टूबर आया था 1999 में. साइक्लोन ने 5 डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को वहाँ की को जो है हिट किया था और सुपर साइक्लोन उसके बाद 29 अक्टूबर 1999 यानी 1999 में भी आया जिसने डिवेस्टेड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्टेट. उसने स्टेट का लार्ज प्रोपोर्शन बर्बाद किया था. तो ये बहुत साथ ज़्यादा हुआ था. इसमें कम से कम कह सकते हो जो विंड्स थी आपकी वो 260 किलोमीटर यानी 260 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से चल रही थी. पर आवर लास्ट फॉर ओवर 36 आवर. इन्होंने कम से कम 36 घंटे प्रकोप किया था. 36 घंटे कह सकते हैं आप चलती रही थी. दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अप्रूट ट्री एंड डैमेज द कच्चा हाउसेस यानी कि जहाँ कच्चे घर थे वो सब टूट चुके थे, पेड़ वगैरह टूट चुके थे. साइक्लोन विंड्स कॉज टाइडल वेव्स दैट स्विफ्ट 20 किलोमीटर यानी कि टाइडल वेव्स समुद्र में जो टाइड वेव्स होती हैं वो पैदा की थी इन्होंने. and the 7 to 8 meter high tidal waves tripped suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. और इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था. ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स भी दिया है. डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दी साइक्लोन यहाँ पर बताया हुआ है. अब देखिए यहाँ समझ लेते हैं. मॉइस्चर. व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर. वाटर वेपर्स क्या होते हैं? जो कह सकते हैं आप पानी होता है जब वो बाष्प की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स बनते हैं. व्हेन वाटर एवेपोरेट, जब ये वाटर एवेपोरेट होता है एक जगह से तब डिफरेंट वाटर बॉडीज से आप कह सकते हो वाटर एवेपोरेट होता रहता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इट इज़ नोन एन ह्यूमिडिटी. यानी जो आपका जो एयर होता है उसमें जो पानी की प्रेजेंस होती है या मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमाइड डे. हम कह सकते हैं उस दिन वो ह्यूमाइड डे कहलाया जाता है जिस दिन ज़्यादातर पानी में नमी होती है. As the air get warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it is become more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. और आप कह सकते हो ज़्यादा humid day पर क्या होगा, जो क्लॉथ्स हैं वो ड्राई नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं
और आपके अंदर से जो पसीना निकलेगा वो भी क्या काफ़ी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, जिससे आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapors condenses, causing formation of droplets of water. इससे कि droplets बनेंगी. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they comes down and precipitation. और ये सीधे सीधे क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। अगर हम बात करें जेट प्लेन्स की, तो फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आप देखते होंगे कि एक वाइट कलर की एक धुएं की सी एक लाइन बनाकर चले जाते हैं। तो द मॉइस्चर फ्रॉम दिस इंजन कंडेंसेंस, और वो जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेंस हो जाता है विद सी ट्रिल्स ऑफ दिस कंडेंसेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम एंड वेयर देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर वो लो एरियाज ऑल्सो पार्टिसिपेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जो पानी यानी कि लिक्विड फॉर्म में आपको देखते हैं आप बरसता है, उसे रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन वाटर, ज़्यादातर ग्राउंड वाटर रेन वाटर से आता है। प्लांट्स हेल्प्स प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्री ऑन हिल्स साइड्स आर कट। रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग लैंड्स एरियाज। लो लेइंग लैंड्स एरियाज मतलब कह सकते हो आप जहाँ पर काफ़ी जो कह सकते हैं वैलीज टाइप जो होती हैं। On the basis of the mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall। इन सभी तीन टाइप के रेनफॉल होते हैं। यहाँ बताया हुआ है कि रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल काफ़ी ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है किसी भी वेजिटेशन को पनपने के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस एंड इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रफ अकर, यानी कि सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, ये इसका मतलब होता है सूखा पड़ना। ऑन दी अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, और ज़्यादा पड़ेगा तो ये बाढ़ आ सकती है, यानी कि फ्लड्स की कंडीशन बन जाती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को अभी जो भी है PDF के रूप में आपको बता देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल की आपको जो है लिंक मिल जाएगी, और फेसबुक पर भी हमारे जो हैं जो पेज है उस पर आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी।